एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसको देखने वालों की संख्या 350 करोड़ से भी ज्यादा की है, और तब भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेटेड कंट्री की ऑफिशियल टीम उसका हिस्सा नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बारे में। फीफा एक स्पोर्ट्स से कई गुना ज्यादा बड़ा एक बिजनेस है, जहाँ पर इस बिजनेस के पिलर्स हैं वो कंट्रीज जो इसमें मैचेस खेलती हैं। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्ड मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जानिब से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। Think personally, if for 3 hours a day you cannot drink a beer, you will survive. सबसे पहले जानते हैं फीफा के बिजनेस मॉडल और उसके फंक्शनैलिटी के बारे में। फीफा, सो गाइस, फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। 22 मई 1904 को इसको फाउंड किया गया रॉबर्ट ग्योरिन के द्वारा। दुनिया के 7 रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज को उन्होंने फीफा के अंडर में लाकर पेरिस में फीफा के लीगल एग्रीमेंट पर साइन करवाया। एंड गाइस, सिर्फ 28 साल की उम्र में वो फीफा के सबसे पहले प्रेसिडेंट भी बन गए, लेकिन सिर्फ 2 सालों के लिए। उसके बाद फिर गाइस ऑन बोर्ड दुनिया के 8 अलग अलग एसोसिएशन भी फीफा में शामिल हो गई। एंड देखते ही देखते गाइस दुनिया के 211 एफिलिएटेड एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व होते चले गए, जहां पर आज 32 कंट्रीज की टीम्स इसमें मैचेस खेलती हैं। मगर दोस्तों, क्या कारण है कि इंडियन टीम इसमें इंक्लूड नहीं हो सकी? जबकि दोस्तों 1950s के टाइम इंडियन फुटबॉल टीम बहुत उरूज पर थी। बताया जाता है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ सैयद अब्दुल रहीम, इंडियन फुटबॉल टीम वाज द बेस्ट फुटबॉल टीम इन द एशियन कॉन्टिनेंट। और साल 1951 में इंडियन फुटबॉल टीम ने फुटबॉल एशियन गेम्स भी जीती थी। मगर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि फुटबॉल इंडिया से खत्म होता चला गया? द रीजन इज क्रिकेट। अनकंडीशनल लव इज द पावरफुल बिजनेस। साल 1983 में जब इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप लाई, तब क्रिकेट का क्रेज इंडिया में बूम होता चला गया। आयरॉनिकली गाइस, बच्चा बच्चा भी क्रिकेट का दीवाना हो गया। तब ब्रांड, स्पॉन्सर्स, सेलिब्रिटीज, ब्रॉडकास्टर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट, इन सभी ने भर भर कर क्रिकेट में कैपिटल इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गाइस जहां पर ऑडियंस वहां पर इन्वेस्टमेंट्स। और तब फुटबॉल को इंडिया में कोई पूछने वाला तक नहीं रहा। साल 1960 से लेकर 2022 तक इंडियन फुटबॉल क्रिकेट टीम का रैंक सुनो। 2015 में 175 रैंक था और 2022 में 106। सुनील छेत्री जैसे इनक्रेडिबल प्लेयर्स को कभी मौका ही नहीं मिल पाया फीफा जैसे इंटरनेशनल एसोसिएशन के अंडर खेलने का। बट 2026 में फीफा 32 नहीं 48 कंट्रीज को मौका देगा ऑफिशियली मैचेस खेलने के लिए, जिससे कि गाइस ब्रांड्स की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, ऑडियंस की एंगेजमेंट बढ़ेगी और लीग्स की ड्यू टाइम इंक्रीज होगी। अलग अलग कंट्रीज को मौका मिलेगा इवेंट मैनेज करवाने का, और साथ ही साथ दोस्तों इंडियन फुटबॉल टीम को भी मौका मिलेगा इंटरनेशनली खेलने का। एंड गाइस, मेनी मोर प्रॉफिट्स विल बी इंक्लूड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब फीफा के बिजनेस मॉडल के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। लिटरली गाइस, वो ये कहते हैं कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने। जी हाँ दोस्तों, फीफा खुद को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताता है, जहां पर उसे कंट्रीज खुद स्पॉन्सर करती है, और जिस कंट्री में वो इवेंट हो रहा होता है वो कंट्री उस पर टैक्स भी चार्ज नहीं करती। अब समझते हैं गाइस इनका रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है। सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से। साल 2018 फीफा के 6.4 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू में से 50% सिर्फ टेलीविजन राइट्स से आए थे, जो कि गाइस 140 प्लस कंट्रीज के स्पोर्ट्स चैनल्स स्पेसिफिकली टेलीकास्ट किए गए थे। 2022 में फीफा के इंडियन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को रिलायंस ने जीता था 450 करोड़ रुपए में। अब इनका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है पार्टनर कंपनीज से, एज फॉर एग्जांपल एडिडास, कोका कोला, कतर एयरवेज एटसेट्रा, और साथ ही साथ वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स से, एज फॉर एग्जांपल गाइस बायजूस, मैकडॉनल्ड्स, crypto.com एंड विवो एटसेट्रा। और गाइस ये एस्पेक्ट 26% रेवेन्यू सोलली होल्ड करता है। एस्टिमेटली गाइस यही 2 सोर्स ऑफ इनकम 75% से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है फीफा के लिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज गाइस टिकट सेल्स कमीशंस, एंड द फोर्थ पॉइंट इज गाइस ब्रांड लाइसेंसिंग राइट्स, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज गाइस फीफा क्लब वर्ल्ड कप से, एज फॉर एग्जांपल गाइस फीफा क्वालिटी प्रोग्राम, रियल एस्टेट रेंटल, पेनल्टीज एंड अपील्स,
फीफा वर्ल्ड फुटबॉल मीडियम, फिल्म्स एंड वीडियो गेम्स राइट सेल्स एटसेट्रा। अब इसमें से कमाए हुए पैसे फीफा को देने होते हैं विनिंग टीम्स को एज अ प्राइज मनी के रूप में। जैसे कि गाइस इस साल एस्टिमेटली $440 मिलियन फीफा को देने होंगे। विनिंग टीम को $42 मिलियन, फर्स्ट रनर अप को $30 मिलियन, थर्ड प्लेस होल्ड करने वालों को $27 मिलियन, फोर्थ प्लेस होल्ड करने वालों को $25 मिलियन और क्वार्टर फाइनल में आने वालों को $17 मिलियन के आसपास। और ये प्राइज मनी रिड्यूस होते चली जाती है एज पर द लेवल ऑफ द टीम ऑन द बेसिस ऑफ विच पोजीशन दे अचीव्ड। अब फीफा के पिछले 2 इवेंट का रिवेन्यू रहा है $4 to $5 बिलियन के आसपास का, और इस साल के एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हमें फीफा के खत्म होने के बाद ही पता चलेंगे। मगर सिर्फ अब तक फीफा ने स्पॉन्सर्ड और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पर से $7.5 बिलियन ऑलरेडी अर्न कर चुकी है, और नेक्स्ट ईयर से भी फीफा वुमेन वर्ल्ड कप को भी स्टार्ट कर देगी, जो कि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी $1 बिलियन बिजनेस अचीव करने के लिए। सो गाइज, ये थी फीफा के बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस फंक्शनैलिटी के कुछ स्ट्रेटेजीज। अब जानते हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स के बारे में। फीफा का मोस्ट कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट इस साल के कतर का रहा है। आई विल टेल यू कैसे। हर 4 साल में जो कंट्री फीफा के इवेंट टाइटल को होल्ड करती थी वो सिर्फ 10 से 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास खर्चा करती थी, मगर दोस्तों कतर ने इस साल $220 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा किया है, और ये अब तक का फीफा का मोस्ट एक्सपेंसिव टूर्नामेंट रहा है। इतने पैसे फीफा के राइट्स खरीदने के लिए और स्टेडियम बनाने के लिए नहीं है। इसमें से जो 90% अमाउंट है वो कतर के टूरिज्म बिल्डअप करने के लिए लगा है। The idea of developing a city came from having a modern and smart city in the state of Qatar. In the Marina District, Lusail looks like the downtown area of any major global. इसमें से दोस्तों कुछ पैसे कतर ने 8 बड़े-बड़े स्टेडियम्स बनाने के लिए लगाए हैं, और ये स्टेडियम्स वर्ल्ड कप के बाद टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए यूज होंगे। अब आप लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि टूरिज्म के लिए $220 बिलियन का खर्चा क्यों किया गया? टूरिज्म क्यों, मगर ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं। दुबई आज दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। यही नहीं दोस्तों, यूरोप की मेजॉरिटी कंट्रीज की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। इसी वजह से गाइस मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम नाम की सिटी में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है अभी से, टू अट्रैक्ट द टूरिस्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। बैक टू द पॉइंट गाइस, कतर के फुटबॉल स्टेडियम को बनाने के लिए उन्होंने मजदूरों को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से बुलाया था। बताया जाता है कतर के 35 से 48 डिग्री में काम करने से 6,500 से भी ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई, और यह आंकड़ा है गाइस 2010 से लेकर के अब तक का। अब चलते हैं वक्त में पीछे। साल 2010 में जब कतर को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप होल्ड करने का टाइटल अनाउंस कर दिया गया था। बाकायदा दोस्तों फीफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट है कि मैं खुद नाखुश हूँ, फीफा को ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए थे। 2010 में गाइस यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को वोटिंग्स में हराकर कतर को फीफा के राइट्स अवार्ड कर दिए गए थे। वोट्स करने वाले और कोई नहीं, फीफा के कांग्रेस मेंबर्स थे, जिसमें से आज दोस्तों कतर को वोट्स देने वाले आधे से ज्यादा मेंबर्स को इम्प्लीकेट कर दिया गया और कईयों पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने वोटिंग करने के लिए रिश्वत लेने की मांग की थी। किसी ने $8 लाख मांग किया था, किसी ने $1.5 मिलियन मांग की थी। कुछ इस तरीके से कई सारे लोग पकड़े गए और उन लोगों को इम्प्लीकेट कर दिया गया। सीधी भाषा में बोलूं तो दोस्तों फीफा को पछतावा है कि इस साल कतर फीफा को इनॉग्रेट कर रहा है। कतर ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हुए हैं अपनी कंट्रीज में, जो कि बाकायदा टूरिस्टर्स को फॉलो करने होंगे, जैसे कि दोस्तों LGBT राइट्स, अल्कोहल बैन एटसेट्रा एंड मैनी मोर। अल्कोहल बैन की वजह से दोस्तों बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जो कि फीफा देखने वाले होते हैं उनको बियर चाहिए ही होती है जब भी वो मैच को देखते हैं सामने से। तो इस वजह से फीफा को बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी दोस्तों, लेकिन कतर ने इस चीज पर रोक लगाई ही रखी और हमेशा मना करके रखा कि यहाँ पर अल्कोहल नहीं तो नहीं बिकेगा। I think personally, if for 3 hours a day you cannot drink a beer, you will survive. ये थी कहानी फीफा के बिजनेस मॉडल और उसके कुछ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हुई तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज टू गेन सम नॉलेज और टू गिव सम नॉलेज टू देम आल्सो। खुदा हाफिज, फिर अमान अल्लाह, शब्बा खैर, दुआ में याद रखना। चलो।